हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स नेट आईक्यू। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ पेपर 1 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फैलिसीज़। बच्चों को फैलिसीज़ में बहुत दिक्कत आ रही है। मैंने बहुत सारे मैसेजेस पढ़े हैं, बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते हैं कि मैम फैलिसीज़ में बहुत दिक्कत आ रही है। तो चलिए आज हम देख लेते हैं कि फैलिसीज़ इतना टफ क्यों लगता है बच्चों को, क्या वजह रही है, क्यों कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं हो पा रही है बच्चों की फैलिसीज़ के ऊपर। तो आज हम एमसीक्यूज़ के थ्रू फैलिसीज़ को पढ़ने की कोशिश करेंगे और फैलिसीज़ को विद एग्जांपल इस तरीके से रीड करेंगे कि आपको एग्जांपल से वो याद रहेगा कि ये किस फैलिसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फैलिसी होती क्या है। तो देखिए, फैलिसी होती है एक तरह की एरर। फैलिसी को आप बोल सकते हैं एक तरह की एरर। जब भी हम कोई प्रपोजिशन, कोई भी सेंटेंस यूज़ करते हैं तो उसमें हम कुछ गलतियाँ करते हैं या फिर हम उसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं, तो वो होती हैं फैलिसीज़। एक इस तरह की फैलिसीज़, एक होती है फॉर्मल फैलिसीज़, एक होती है इनफॉर्मल। तो मोस्टली हमें इनफॉर्मल के बारे में पूछा जाता है। इनफॉर्मल जो होती हैं उनको डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू फॉर्मल, क्योंकि इनफॉर्मल में क्या होता है कि लॉजिक के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होती है। लॉजिक को जिस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया होता है उस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होती है। तो हमने ये पता करना है कि ये एरर हिडन होती है, स्ट्रक्चर के अंदर हिडन होती है। तो किस तरह की एग्जांपल कौन सी वाली फैलिसीज़ के ऊपर सूट बैठती है, तो आपने इस बात को याद रखना है विद एग्जांपल। इसीलिए हम आज इस टॉपिक को लेके आए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि नो वन कैन एक्चुअली प्रूव दैट गॉड एग्जिस्ट, इट मीन गॉड डजंट एग्जिस्ट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फैलिसी। तो देखिए, आपको एक एग्जाम्पल दी हुई है कि अगर हमें अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो यहाँ पर हमारी जो एग्जाम्पल है वो ये कह रही है कि अभी तक अगर कोई चीज़ प्रूव नहीं हुई है तो इसका मतलब ये है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये किस टाइप की फैलिसी है? पहला ऑप्शन है आपका स्ट्रॉमैन फैलिसी, सेकंड है एड वेरिकुंडियम, सी है एड इग्नोरेटिज्म एंड सी है फैलिसी ऑफ इक्विवोकेशन। तो देखिए, इसका सही आंसर है एड इग्नोरेटिज्म। एड इग्नोरेटिज्म में क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। सबसे पहले नोट कर लीजिए। देखिए, एड इग्नोरेटिज्म में क्या होता है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। The fallacy committed here is the fallacy of ad ignorantism. According to this fallacy, a preposition is considered true or false just because it has been not proven yet. तो देखिए, वही बात आ गई जो हमें एग्जाम्पल में बोला था, जो हमें स्टेटमेंट बोल रही थी कि अगर कोई चीज़ अभी तक प्रूव नहीं हुई है उसके बेसिस पे हम उसको सही या गलत मान लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन जो कह रहा था वो ये कह रहा था कि अभी तक ये प्रूव किसी ने नहीं किया, मतलब ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो देखिए, ये फैलिसी है, ये हम नहीं कह सकते हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते। अगर अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है तो हो सकता है हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ है तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो बाकी के तीन ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। देखिए, स्ट्रॉमैन फैलिसी क्या होती है? स्ट्रॉमैन फैलिसी होती है जिसमें हम ओपोनेंट की पोजीशन को मतलब मान के चलते हैं कि वो बंदा हमसे कम एजुकेटेड है। जैसे मान लीजिए कोई किसी की फेवरेटिज्म कर रहा है जिस बंदे को हम लाइक नहीं करते हैं, तो हम ये समझ लेंगे कि शायद ये उस गलत इंसान को सपोर्ट करता है, इसलिए ये उसकी मतलब जो कमियां हैं उनको छुपा रहा है। तो इसमें स्ट्रॉमैन फैलिसी में क्या होता है कि हम दूसरे बंदे को गलत जज कर लेते हैं ड्यू टू हिज मतलब जैसे ड्यू टू हिज ओपिनियन। हम उसका पॉइंट ऑफ व्यू चेक नहीं करते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि शायद वो गलत चीज़ को सपोर्ट कर रहा है जिसको हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये मोस्टली क्या होता है, पॉलिटिक्स और डिबेट्स में ये चीज़ ज़्यादा होती है। उसके बाद आपका आता है एड वेरिकुलियम। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है हम उसको ड्यू टू उसकी जो आइडेंटिटी है उसको आइडेंटिटी से पहचानने की कोशिश कर लेते हैं। मान लीजिए करीना कपूर मान लो लक्स की ऐड दे रही है, तो हम क्या कहते हैं कि हम ये सोच लेते हैं कि अगर करीना कपूर लक्स की ऐड दे रही है तो इसका मतलब लक्स ब्रांड जो है बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि उस एक्सपर्ट को उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नॉलेज ही ना हो, लेकिन हम क्या सोच लेते हैं कि ये बंदा जो है
फेमस पर्सनैलिटी है, अगर ये बोल रहा है तो ये अच्छा ही होगा। तो ये होता है एड वेरिकुंडियम इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन में क्या होता है कि हम इक्विवेलेंट वर्ड्स को यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बोल दिया यू आर लाइक शाइनिंग स्टार्स, तो मैंने आपको शाइनिंग स्टार्स बोला। शाइनिंग स्टार्स बोलने का मतलब क्या है कि मैंने आपको बोला कि आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट्स हैं। तो शाइनिंग स्टार बोलने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको स्काई वाले स्टार्स बोल रही हूँ। तो मैंने जस्ट आपके लिए आपकी प्रेज करने के लिए एक वर्ड यूज़ किया, तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू सम अदर थिंग। मतलब मैंने जो बोला है एग्जैक्टली वर्ड, मेरा मतलब वो नहीं था, मैंने सिर्फ आपको उस चीज़ के साथ कंपेयर किया। तो आप कैसे याद रखोगे इसको? इक्विवोकेशन का मतलब होता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल, उसके जैसा। तो शाइनिंग स्टार वर्ड जो है वो यहाँ पर इक्विवेलेंट वर्ड है किसका? ब्राइट स्टूडेंट्स का। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, विच फैलेसी इज यूज्ड which fallacy is committed when a word, phrase or sentence is used deliberately to confuse or mislead someone, however they do not actually mean what they say। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी फैलेसी है जिसमें किसी वर्ड को, किसी फ्रेज को या सेंटेंस को इस तरीके से यूज़ किया जाता है ताकि सामने वाला उस चीज़ से कंफ्यूज हो जाए या मिसलीड हो जाए, लेकिन हम जो कहते हैं हमारा एक्चुअली वो मतलब नहीं होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले उसमें समझाया कि फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन, इसका सही आंसर आएगा फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन, क्योंकि मैं अभी अभी आपको बता के आई हूँ कि इसमें क्या होता है। शाइनिंग स्टार वाली एग्जांपल मैंने आपको दी, तो शाइनिंग स्टार अगर आपको बोला तो शाइनिंग स्टार का मतलब ये नहीं है कि आप स्काई वाले स्टार हो। शाइनिंग स्टार का मतलब ये है कि यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वही बोल रहा है आपको कि किसी वर्ड को, किसी सेंटेंस को डिलाइबरेटरी यूज़ करते हैं टू कंफ्यूज और मिसलीड समवन। हो सकता है वो बंदा ये समझ ले कि मुझे इसने स्काई वाला स्टार बोला है ना, तो लेकिन मैंने जो वर्ड यूज़ किया मेरा एग्जैक्टली वो मतलब नहीं था, उसको स्काई वाले स्टार के साथ मैंने जस्ट कंपेयर किया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी हमें ये बोल रहा है, हाउएवर दे डू नॉट एक्चुअली मीन व्हाट दे से। जो उन्होंने बोला है एक्चुअली उनका वो मतलब नहीं होता है। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट, इसका तो आपको मैं एक्सप्लेनेशन दे ही चुकी हूँ, तो लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है इक्विवोकेशन की? यू ऑल आर शाइनिंग स्टार, तो आपको शाइनिंग स्टार नहीं बोला है, इट इज़ जस्ट यूज्ड टू प्रेज देम। तो नेक्स्ट वाले 3 ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारा एड पॉपुलम। एड पॉपुलम क्या होता है? एड पॉपुलम बेसिकली होती है भेड़ चाल। हम एड पॉपुलम वो फैलेसी होती है जिसमें हम ये कहते हैं कि अगर सारे यह काम कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। मतलब इफ़ एवरीवन इज़ गोइंग टू द पार्टी यू शुड ऑल्सो गो, मतलब आपको भी जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब जा रहे हैं। तो ये होती है भेड़ चाल की, अगर सारे ये काम कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए या मुझे भी करना चाहिए। ये होती है एड पॉपुलम। उसके बाद आता है फैलेसी ऑफ मिजरिकॉर्डियम। इट्स प्रोनाउंसिएशन प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा इसकी। मिजरिकॉर्डियम होता है कि जब हम किसी बंदे की इनकैपेबिलिटी का सहारा लेकर हम उसको फेवर कर रहे हैं। मान लीजिए हम किसी को कह रहे हैं कि इस पर्सन को जॉब मिलनी चाहिए क्योंकि ये गरीब है। तो देखिए वैसे कायदे से क्या होना चाहिए कि जॉब जो है वो कैपेबिलिटी देखकर मिलनी चाहिए। क्लियर? लेकिन अगर हम किसी बंदे को फेवर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज इट्स इनकैपेबिलिटी, या फिर हम उस पर दया भावना की वजह से उस पर उसका फेवर कर रहे हैं, तो वो होता है फैलेसी ऑफ मिसरिकॉर्डियम। उसके बाद आता है स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप में क्या होता है कि हम राई का पहाड़ बना रहे हैं। ठीक है, राई का पहाड़ बनाने का मतलब है कि अगर ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर मैं बोलूँ कि मैं 80 से अबव मार्क्स लेना चाहती हूँ, 80% से अबव मार्क्स लेना चाहती हूँ, अगर मुझे वो नहीं मिले देन आई कैन, मेरा मोटिवेशन लेवल जो है वो कम हो जाएगा, मैं सोसाइटी से लिंक जो है ख़त्म कर लूँगी, मैं अपने आप को रूम में बंद कर लूँगी एंड फाइनली आई कैन कमिट सुसाइड। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ 80% मार्क्स ना आने से हमने इतना राई का पहाड़ बना दिया दैट आई कैन फाइनली कमिट सुसाइड। ठीक है, तो लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो फैलेसी ऑफ स्लिपरी स्लोप में क्या होता है कि अगर हम ये बोल दें कि इफ़ ए देन बी देन सी एंड देन हम जेड तक चले जाते हैं,
लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम राई का पहाड़ बनाते जाते हैं वैसे वैसे चीज़ों की होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, this is the type of fallacy which occurs when someone derives inexpensive conclusion based on inadequate information. तो देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सी ऐसी फैलेसी है जिसमें ये होता है कि हम किसी इनएडिक्यूट मतलब कम इन्फॉर्मेशन पे रिलाई करके बहुत बड़े बड़े कंक्लूजन उसमें से निकाल लेते हैं. तो बेसिकली हम इसमें क्या कह सकते हैं कि बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी प्रूफ पे हम कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं. ठीक है, तो वो कौन सी फैलेसी होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए मास्क्ड मैन फैलेसी, बी हेस्टी जनरलाइजेशन, सी फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी या डी रेड हेरिंग फैलेसी. तो देखिए इसका सही आंसर जो है वो है हेस्टी जनरलाइजेशन फैलेसी. हेस्टी जनरलाइजेशन में क्या होता है कि अगर हमें इंफॉर्मेशन किसी चीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं, जैसे हम बोलते हैं ना कि लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, तो वही चीज़ इसमें अप्लाई होती है कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, पूरी नॉलेज नहीं है, तो हम उसके बेस पर गलत कंक्लूज़न निकाल लेते हैं, बहुत ही बड़े बड़े कंक्लूज़न निकाल लेते हैं. तो इसकी यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए कि हेस्टी जनरलाइजेशन की एग्जाम्पल क्या है कि एवरीथिंग यू डू इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वे आई डू, दैट्स हाउ आई नो यू आर डूइंग एवरीथिंग रॉन्ग. तो ये क्या बात हुई? तो इसका मतलब ये है कि आप जो कर रहे हो वो मेरे तरीके से डिफरेंट है, मतलब मैं जैसे कर रहा हूँ आप वैसे नहीं कर रहे हैं. इसका मतलब ये है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं. तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि उसने इन्फॉर्मेशन गलत पे रिलाई किया, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन पे रिलाई करके उसने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि ये जो काम कर रहा है वो गलत कर रहा है. उसने ये नहीं सोचा कि शायद उसका तरीका और उसकी सिचुएशंस डिफरेंट हो सकती हैं या मेरी सिचुएशन डिफरेंट हो सकती हैं, हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ. लेकिन उसने ये नहीं सोचा, उसने जस्ट ये बोला कि मेरे तरीके से आप काम नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप रॉन्ग काम कर रहे हो. तो नेक्स्ट हमारे ऑप्शन है, इसका आंसर था बी. नेक्स्ट हमारा ऑप्शन बाकी भी देख लेते हैं तीनों. जो ए है मास्क्ड मैन फैलेसी. मास्क्ड मैन फैलेसी में क्या होता है, ये एक ऐसी फैलेसी है, एक लॉजिकल फैलेसी है जिसमें हम हर एक चीज़ को कंफ्यूज कर देते हैं एक ही चीज़ के साथ. मान लीजिए कि हम किसी पार्टी में गए हैं और वहाँ पर मास्क लगाकर सभी जो है वो डांस कर रहे हैं. किसी ने कोई मास्क लगाया है, किसी ने कोई मास्क लगाया है, और आप मान लीजिए किसी बहुत ही चार्मिंग मैन को मिले हैं, ठीक है, बहुत ही एक अच्छे इंसान को मिले हैं, लेकिन आप उसको जानते नहीं हैं. तो आप अगर आपके पास कोई बंदा आए, इफ़ समवन सजेस्ट यू दैट दिस कुड बी योर फादर, मतलब उसको आप पहचानते नहीं हो लेकिन आपको कोई बोल दे कि दिस कुड बी योर फादर, तो दिस इज़ अ फैलेसी, दिस इज़ मास्क्ड मैन फैलेसी कि आप किसी बंदे को जानते नहीं हो लेकिन आपको वो चार्मिंग लगा, तो आपको किसी ने कहा कि हो सकता है ये आपके फादर हों, तो मतलब दिस इज़ अ मास्क्ड मैन फैलेसी. उसके बाद है फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी. फैलेसी ऑफ जो इक्वोवोकेशन मैंने आपको पढ़ाई ना अभी शाइनिंग स्टार वाली एग्जांपल देकर, उसी को बोलते हैं फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी, वो मैंने ऊपर आपको समझाया. उसके बाद है रेड हेरिंग फैलेसी. रेड हेरिंग फैलेसी में क्या होता है कि हम मान लीजिए कि कोई बंदा हमसे आर्ग्यू कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ड्यू टू अदर थिंग्स. हम किसी और चीज़ों का यूज़ करके, मतलब कोई आर्ग्यूमेंट, हम जो आर्ग्यूमेंट वो बंदा हमसे कर रहा है, हम उस आर्ग्यूमेंट को किसी दूसरी जगह पे, दूसरे इशू पे शिफ्ट करके हम उस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, माहौल को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं. मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, किसी तरह की आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं. वाइफ कह रही है कि आप मुझे शॉपिंग पे नहीं लेके जा रहे हैं, आप मुझे मेरे पेरेंट्स से मिलने नहीं लेके जा रहे हैं. तो हस्बैंड आगे से रिप्लाई करता है कि चलो आपके लिए डायमंड रिंग खरीदने चलते हैं. तो ये क्या है, हस्बैंड ने उस आर्ग्यूमेंट को डाइवर्ट करने की कोशिश की है, जो मतलब वो जिस पॉइंट के बारे में वो आर्ग्यू कर रही थी वाइफ, उस चीज़ को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है ताकि उसको उस सिचुएशन का रिस्पॉन्स देना ईजी हो जाए. तो दिस इज़ कॉल्ड द रेड हेरिंग फैलेसी कि हम पूरा सिचुएशन ही चेंज कर देते हैं, पूरा आर्ग्यूमेंट ही चेंज कर देते हैं ताकि हमें रिस्पॉन्ड करना ईजी हो. मतलब बेसिकली क्या है कि डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए हम करते हैं ये. क्लियर. नेक्स्ट है एवरीवन ड्राइव्स ओवर स्पीड सो इट शुड नॉट बी अगेंस्ट लॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फैलेसी. तो देखिए अगर कोई ये कहे कि सारे ही ओवर स्पीड गाड़ी चलाते हैं
तो इसलिए ओवर स्पीड गाड़ी चलाना लॉ के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। एवरीवन ड्राइव्स ओवर स्पीड सो इट शुड नॉट बी अगेंस्ट लॉ। मैंने आपको अभी अभी बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि अगर सारे ये काम कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए या यही सही होना चाहिए। ये किस फैलेसी की एग्जाम्पल है? इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एड पॉपुलम। एड पॉपुलम का क्या मतलब है कि अगर सारे ही कोई काम कर रहे हैं तो इसका मतलब वो काम सही है, मतलब भेड़ चाल। ठीक है, यहाँ पर भेड़ चाल ही है। अब वो बंदा ये नहीं समझ रहा है कि ओवर स्पीड गाड़ी चलाना एक ट्रैफिक रूल की उल्लंघना भी है और एक लॉ के अगेंस्ट भी है। तो वो सिर्फ इस बात पे रिलाई कर रहा है कि अगर सभी कर रहे हैं, ओवर स्पीड गाड़ी चला रहे हैं, तो ये जो है वो लॉ के खिलाफ भी नहीं होना चाहिए और दूसरा कोई मतलब रोके ना इस चीज़ को। तो इस चीज़ को हम दूसरे नाम से जानते हैं, उसको हम बोलते हैं बैंड वैगन इफ़ेक्ट। बैंड वैगन इफ़ेक्ट भी कहा जाता है इसको, एड पॉपुलम को। ठीक है, भेड़ चाल, इसका बेसिकली मतलब होता है भेड़ चाल। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन देख लेते हैं हम, फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का मतलब है कि अगर हम क्वेश्चन ही कुछ इस तरीके का पूछ लेते हैं कि मतलब मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जिसकी आपने रीजनिंग इस तरह की करी है कि आप उसका आंसर नहीं दे पा रहे। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आपने अब झूठ बोलना छोड़ दिया, ठीक है, दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। मतलब अगर आप उसका हाँ में आंसर देते हैं तो इसका मतलब आप पहले झूठ बोलते थे। अगर आप उसका ना में आंसर देते हैं तो इसका मतलब आप अब भी झूठ बोलते हैं। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, जिसमें आप ना हाँ आंसर दे सकते हैं, ना येस बोल सकते हैं, ना नो बोल सकते हैं। तो दिस इज़ द फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद स्लिपरी स्लोप मैंने आपको बताया, इफ़ ए देन बी देन सी, तो राई का पहाड़ बनाना। ठीक है, मिडिल ग्राउंड फैलेसी जो होती है, मिडिल ग्राउंड फैलेसी का मतलब है कि मान लीजिए दो बंदे आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं। ठीक है, अगर एक बंदे को दूसरे बंदे का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पसंद नहीं आया तो इसका मतलब वो उसको गलत जज कर लेगा। मान लीजिए दो बंदे आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई तीसरा बंदा आया है और उसने ये बोल दिया कि नहीं, इस गवर्नमेंट में कुछ अच्छी बातें भी हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट मतलब ये गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, या फिर वो ये बोल दे कि ये गवर्नमेंट बेस्ट है, तो बाकी के दो बंदे ये सोचेंगे कि ये एंटी नेशनल है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो शायद उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो राइट हो। ठीक है, वो दोनों ही गलत हो। तो यहाँ पर क्या होता है मिडिल ग्राउंड फैलेसी में कि दो बंदे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो अगर उनकी सोच नहीं मिलती तो इसका मतलब ये है कि उस बंदे को वो गलत जज कर लेते हैं। दैट इज़ मिडिल ग्राउंड फैलेसी। क्लियर? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्ट्रॉमैन पॉलिसी। तो देखिए स्ट्रॉमैन पॉलिसी क्या होती है। हाँ जी, मैंने आपको पिछले उसमें समझाया भी था कि स्ट्रॉमैन पॉलिसी क्या होती है, कि जब हम ओपोनेंट की पोजीशन को डिपिक्ट कर लेते हैं एज मोर एक्सट्रीम एंड अनरीजनेबल देन इट इज़ जस्टिफाइड बाय व्हाट एक्चुअली असर्टेड। तो देखिए स्ट्रॉमैन पॉलिसी में क्या होता है कि जो पॉलिटिशियंस और डिबेटर्स के द्वारा की जाती है कि मिस इंटरप्ट कर लेते हैं हम चीज़ों को, मतलब चीज़ों को समझने में दिक्कत आती है हमें। तो हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है कि स्ट्रॉमैन पॉलिसी के लिए कौन सा सही है। फर्स्ट है अटेम्प्टिंग टू रीडायरेक्ट द आर्ग्यूमेंट टू अनदर इशू। मैंने आपको ये अभी समझाया कि ये रेड हेरिंग है, तो ये नहीं हो सकता। रेड हेरिंग में होता है कि हम चीज़ को आर्ग्यूमेंट को चेंज कर लेते हैं टू एनी अदर पॉइंट। अ फैलेसी इन विच अपोनेंट पोजीशन इज डिपिक्टेड एज मोर एक्सट्रीम। हाँ जी, बी पॉइंट इज टोटली करेक्ट अबाउट द स्ट्रॉमैन पॉलिसी। तो आइए आगे भी 2 देख लेते हैं। फैलेसी अकर व्हेन फेवर समवन बिकॉज ऑफ इनकैपेबिलिटी। ये हमने पढ़ा था, मिजरी वाला है, इनकैपेबिलिटी है, मिजरी कॉर्डियम में होता है। ठीक है, अपील टू अथॉरिटी हमने पढ़ा था, वेरकेंडियम में होता है। तो ये तीनों नहीं होंगे, बी विल बी द करेक्ट आंसर। स्ट्रॉमैन पॉलिसी में क्या होता है, मान लीजिए कि एक स्टूडेंट और प्रोफेसर में बात चल रही है। स्टूडेंट ने अपने प्रोफेसर को बताया कि उसको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप में कुछ मेरिट्स भी हैं, मतलब कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। तो स्टूडेंट जो है वो शायद खिलाफ हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के। ठीक है, उसको उसकी पॉलिसी हो सकता है अच्छी ना लगती हो। तो स्टूडेंट ने ये सोच लिया प्रोफेसर के बारे में कि शायद ये एंटी नेशनल है, शायद ये रेसिज्म को
सपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पर क्या है कि उस स्टूडेंट ने प्रोफेसर की बात को मिस इंटरप्ट किया, लेकिन प्रोफेसर ने जस्ट यही बोला था कि आप कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसमें कुछ चीज़ें मेरिट भी हैं, मतलब हो सकता है कि उसको भी कमियां लगती हों, लेकिन स्टूडेंट ने इस बात को समझने में मिस इंटरप्शन की है कि उसने सिर्फ मेरिट्स के बारे में बोला है, उसने ये नहीं बोला कि वो रेसिज्म को सपोर्ट करता है या एंटी नेशनल है। ठीक है, सो दिस टाइप इज ऑफ फैलेसी इज कॉल्ड स्ट्रॉमैन पॉलिसी। तो देखिए यहाँ पर ये एग्जांपल आपको दी है कि अगर स्टूडेंट वो बोले कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसमें मेरिट्स भी हैं, तो प्रोफेसर थिंक दैट स्टूडेंट बिलीव इन सपोर्टिंग रेसिज्म। तो यहाँ पर क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन करी गई है किसी के व्यू की, ताकि उसको डिफीट करना ईजी हो जाए। यहाँ पर बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है वो ये होता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज यू वुड नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज यू डोंट हैव स्ट्रगल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फैलेसी। तो देखिए यहाँ पर हमें एग्जाम्पल ये कह रही है कि आप समझोगे नहीं क्योंकि आपने स्ट्रगल नहीं किया, आपने ज़िंदगी में कभी संघर्ष नहीं किया, इसलिए आप इस बात को नहीं समझोगे। तो अगर कोई ऐसा बोले, ये किस टाइप की फैलेसी है? फर्स्ट है एड होमोनियम, सेकंड है सर्कुलर आर्ग्यूमेंट। सर्कुलर आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि जैसा हम बोल रहे हैं घूम घुमा के बात हमारी वहीं पे आ रही है। जैसे मान लीजिए कोई बोले नरेंद्र मोदी इज़ अ गुड कम्युनिकेटर बिकॉज ही स्पीक्स वेरी इफेक्टिवली। तो देखिए अगर गुड स्पीकर हैं तो इफेक्टिवली स्पीक करते होंगे, अगर इफेक्टिवली स्पीक करते हैं तो फिर इसका मतलब गुड कम्युनिकेटर है। तो ठीक है, ये जो आर्ग्यूमेंट है वो अपने आप में ही सर्कुलेट कर रहा है, मतलब एक ही चीज़ को हम दूसरी बार कह रहे हैं बार बार, तो दिस इज सर्कुलर आर्ग्यूमेंट, तो ये नहीं हो सकता। बेगिंग द क्लेम में क्या होता है? बेगिंग द क्लेम में मतलब मान लीजिए हमने बोला कि कंजम्पशन ऑफ एक्सेसिव अल्कोहल किल्स बिकॉज अल्कोहल इज़ डेडली। तो हमने ऑलरेडी ये बात बोल दी कि कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल किल्स, तो उसके बाद हमें रीज़न जो दिया वो मतलब इनवैलिड सा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये चीज़ बोल दी है कि कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल कैन किल, तो अल्कोहल इज़ डेडली ये हमने रीज़न दिया। तो ये बेगिंग द क्लेम का मतलब क्या है कि जो हमारा कंक्लूज़न है वो वैलिडेटेड है विद द क्लेम ऑफ स्पीकर, कि जो स्पीकर ने बोला रीज़न उसका देने की नहीं भी ज़रूरत थी, तो भी मतलब रीज़न जो है वो ऑलरेडी वैलिडेटेड हो चुका है विद इन द स्टेटमेंट। तो ये होता है बेगिंग द क्लेम। ये भी नहीं हो सकता। फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी मैंने आपको समझाया कि जो इक्वोवोकेशन वाला था वो होता है। तो द करेक्ट आंसर इज एड होमोनियम। तो एड होमोनियम के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। The fallacy of ad hominem occurs when rather than criticizing someone's opinion, his character is attacked. देखिए एड होमोनियम की फैलेसी क्या होती है कि हम किसी के कैरेक्टर पर अटैक नहीं कर रहे हैं, मतलब हम किसी के उसमें ओपिनियन को अटैक नहीं कर रहे हैं, हम उसके पर्सनल ओपिनियन पर्सनल चीज़ों को अटैक कर रहे हैं, उस पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। मतलब कि आप यहाँ पर एग्जांपल जैसे आपको दी हुई है कि यू आर रॉन्ग बिकॉज यू आर अगली, आप गलत हो क्योंकि आप दिखने में अच्छे नहीं हो। तो ये क्या है कि उसके ऊपर पर्सनल अटैक है, उसकी अपीयरेंस पर, या उसकी मान लीजिए जो उसकी प्राइवेट लाइफ है, या फिर उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उस पर आप अटैक करते हैं। मतलब दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ पर्सनल अटैक। अगर आप किसी के ओपिनियन को क्रिटिसाइज़ करने के बजाय आप उसकी पर्सनल चीज़ों पर अटैक कर रहे हैं, पर्सनल उसकी लाइफ पे अटैक कर रहे हैं, तो इसको इस टाइप की फैलेसी को हम बोलते हैं एड होमोनियम। क्लियर? नेक्स्ट इज विच फैलेसी इज ऑल्सो नोन एज फॉलोइंग नेम्स। तो बहुत सारे नाम आपको दिए हुए हैं, गोइंग डाउन द स्लोप, थिन एज ऑफ द स्पोर्ट, कैमल्स नोएस, डोमिनो फैलेसी। तो इन नामों से किस फैलेसी को जाना जाता है? तो योर करेक्ट आंसर इज सी पार्ट, स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप मैंने आपको बताया राई का पहाड़ बनाना, तो ये फैलेसी है, इसको इन सारे नामों से भी जाना जाता है। तो हो सकता है इनमें से कोई नाम आपको पूछ ले, तो आप प्लीज़ इन नाम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकता है पूछ सकते हैं वो आपको। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, वाइफ इज आर्ग्यूइंग विद हर हस्बैंड दैट यू आर नॉट टेकिंग मी सीरियसली, नॉट टेकिंग मी आउट टू मीट माई पेरेंट्स, हस्बैंड सेड लेट्स गो एंड बाय अ डायमंड रिंग फॉर यू। तो ये चीज़ मैंने आपको अभी अभी समझाई थी ऊपर किसी क्वेश्चन में। एक वाइफ अपने हस्बैंड के साथ आर्ग्यू कर रही है कि आप मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हो, आप मुझे मेरे पेरेंट्स के पास लेकर नहीं जा रहे हो उनसे मिलने, और हस्बैंड कहता है कि लेट्स बाय अ डायमंड रिंग फॉर यू। सो विच टाइप ऑफ फैलेसी इज दैट? रेड हेयरिंग फैलेसी। रेड हेयरिंग फैलेसी में क्या होता है कि हम जो आर्ग्यूमेंट है उसको लेके जा रहे हैं टू एनी अदर पॉइंट, ताकि हमारा जो
इशू है वो चेंज हो जाए, है ना। हम जो इशू को चेंज करने के लिए, हम टॉपिक को दूसरी साइड में लेके जाने के लिए ये फैलेसी जो है वो अडॉप्ट करते हैं, ताकि हमारा जो रिस्पॉन्ड करने की पावर है वो इंक्रीज़ हो जाए टॉपिक के चेंज होने की वजह से। सो यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फैलेसीज। मेन फैलेसीज जो है मैंने आपको करवा दी। तो प्लीज़ मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, मतलब आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल्ड सेशन लेके आऊँ फैलेसीज़ के ऊपर, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको फैलेसीज़ की थ्योरी सेशन करवाऊँ, जैसे मैंने बाकी जो टाइप्स ऑफ रिसर्च का करवाया, या मैंने बाकी भी करवाए हैं, एरर्स करवाया अकाउंटिंग में, तो आप अगर चाहते हो कि फैलेसीज़ का भी मैं एक थ्योरी सेशन लेके आऊँ ताकि और चीज़ें डिटेल में आपको समझ में आए, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं ज़रूर फैलेसीज़ के ऊपर एक थ्योरी सेशन भी लेके आऊँगी, ताकि आपको चीज़ें और डिटेल में क्लियर हो जाएं। अगर एक दो टाइप कहीं और से भी मुझे मिलती है फैलेसीज़ की जो एक्सपेक्टेड है कि आपसे पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसके लिए भी थ्योरी सेशन लेके आऊँगी। सो आपको बस इतना करना है कि अगर आप चाहते हो थ्योरी सेशंस, और ज़्यादा थ्योरी सेशन चाहते हो, तो आप मुझे रेकमेंड भी कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन कि कौन कौन से टॉपिक्स पे आप चाहते हो कि थ्योरी या एमसीक्यू मैं लेके आऊँ। सो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक एंड शेयर कमेंट करते रहें।